पर है, मूलांक हो या भाग्यांक हो, तो वो मतलब उसकी पर्सनालिटी एक राजा के समान होगी। जहाँ पे पुरानी चीजें चल रही है उसको अगर रिफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, दैट इज राहु। ये वही लोग हैं जिनको हम मांगलिक बोलते हैं। तो उसका भाग्यांक हो गया 9 और मूलांक हो गया 5। ये जरूरत ही नहीं। तो शनि इज नेवर अ बैड। मुझे पर्सनली शनि बहुत फेवरेट लगता है। एग्जैक्टली करेक्ट। और डरना नहीं है किसी भी नंबर या किसी भी प्लैनेट। परसों देगा, लेकिन वो आपको उस चीज की कदर करवाएगा कि भाई इस तरह से काम करो, आपका काम कभी अनसक्सेसफुल तो नहीं ही रहे। सेंसिटिव है, 100% होगा। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी लाइफ में जल्दी आई हैं तो समवट कहीं ना कहीं शायद मूलांक से काम करता है, ठीक है, और सेंसिटिव होता है। तो यश, क्या आप मुझे कोई लाइव एग्जांपल बता सकते हैं किसी XYZ पर्सन का, जो भी प्रेडिक्शन आप कर पाओ? मेरे एक स्टूडेंट को बोलते हुए सुना था कि मैं एग्जाम में पास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरा रोल नंबर 16 है। उस हिसाब का ही आपको स्ट्रगल करना होता है। ज्यादातर हमने काफी रीडिंग्स की, उसके अंदर सबसे ज्यादा आपके पास इंट्यूशन पावर होना बहुत ही जरूरी होता है। जी। Welcome to another episode of the Everything Podcast. We are again back with a new theme, a new insight, and with new experts. Here I present Mr. Yash Dave and Miss Sonali Dave. Let me introduce both of the speakers to you. Mr. Yash has completed Masters in Humanities और एक टाइम पे ये IAS एस्पायरेंट भी रह चुके हैं। उनके पैशन की वजह से ये हाल में एक डेडिकेटेड सोशल साइंस फैकल्टी हैं, शेपिंग यंग माइंड्स एंड मेकिंग कंसेप्ट्स रिलेटेबल। अपार्ट फ्रॉम दिस, ही इज अ सर्टिफाइड न्यूमेरोलॉजिस्ट और इनके एक अलग और अनोखे अंदाज से ये ट्रेडिशनल विजडम को मॉडर्न पर्सपेक्टिव देते हैं और अमेजिंग गाइडेंस भी देते हैं, स्पेशली ऑन लाइफ जर्नीज। मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव मिस सोनाली, who is Masters in Commerce followed by Bachelors in Education. प्रोफेशन से ये इकोनॉमिक्स फैकल्टी हैं और अपने स्टूडेंट्स को कोरिलेट करवाते हैं विद द रियल लाइफ अंडरस्टैंडिंग्स। Beyond just a classroom faculty, she is a certified tarot card reader, blending intuition and insights to guide people on their personal and spiritual journeys. They are founders of House of Intuition, a very well-known Instagram page where they are actively building community and providing guidance to everyone. सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सारा का सारा काम करने के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाता। So, Mr. Yash, Miss Sonali, welcome to the Everything Podcast. Thank you for calling us for the Everything Podcast. लेकिन क्या मुझे ये बता सकते हैं कि आप ये पूरा का पूरा काम फ्री में क्यों करते हैं? सर, what I really experience, both of us really experiences कि बहुत प्रॉब्लम्स हैं। Everyone is struggling with one or the other things. Right. और कहीं पे गाइडेंस मिल रही है, कहीं पे पीपल आर लैकिंग गाइडेंस। उनको समझाने के लिए कोई चीज़ नहीं है, उनसे बात करने के लिए कोई नहीं है और बहुत कंफ्यूजन पीपल आर फेसिंग। और हमारा कॉन्सेप्ट, हमारे ये न्यूमरोलॉजी और टैरो रीडिंग सीखने का पर्पस ही यही था डे 1 से कि अगर हमारे इस नॉलेज से किसी एक इंडिविजुअल की लाइफ भी अगर चेंज होती है इन अ वेरी गुड मैनर, तो हमारे लाइफ का एजेंडा पूरा हो जाता है। हमारा जो इस जीवन में जन्म हुआ है या जन्म हमने लिया है, वो शायद अगर किसी एक पर्सन के लिए भी अगर फ्रूटफुल या हेल्पफुल हो जाता है तो हमने हमारे लाइफ में बहुत बड़ा चेंज कर दिया है। और हमारा मोटिव यही था कि टू इंस्पायर पीपल, टू हेल्प पीपल विदाउट चार्जिंग। आपने जैसे हमारे इंट्रो में बताया कि वी आर ऑलरेडी इन द टीचिंग लाइन एंड वी आर फैकल्टी फ्रेटर्निटी से हम बिलोंग करते हैं, एजुकेशन फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते हैं। सो बेसिकली हमारे पास है जितना हमें चाहिए। सो हमारा थॉट प्रोसेस डे 1 से यही था कि अगर हम ये एक्स्ट्रा अगर कुछ कर रहे हैं तो डू इट फॉर द फ्री रीजन, फॉर द हेल्पिंग रीजन रादर देन अर्निंग फ्रॉम इट। तो हमारा अर्निंग मोटिव नहीं है, हमारा सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग मोटिव है। और हम जिस तरीके से हेल्प कर सकते हैं हम ट्राई करते हैं कि टू रीच आउट मोर पीपल, टू रीच आउट मोर पीपल, टू हेल्प देम। बस ये हमारा मेन एजेंडा है कि अगर एक की भी लाइफ अगर बदल जाती है तो। बहुत कम ऐसे देखने को मिलता है। सो चलिए, ऑन दिस नोट
Let's begin today's episode, the Everything Podcast. So, Mr. Yash, क्या आप मुझे बता सकते हैं न्यूमेरोलॉजी होता क्या है? बेसिकली न्यूमरोलॉजी एक अंक शास्त्र बोला जाता है जी. अब मतलब इट इज अ रोड मैप टू डेस्टिनेशन. हाँ. मतलब किसी भी व्यक्ति की, किसी भी पर्सन की अगर आपको क्वालिटीज जाननी है, उसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स जाननी है, ठीक है, तो उसके लिए हम न्यूमरोलॉजी को यूज करते हैं. ओके. बेसिकली हम देखते हैं ना कि अगर हम रास्ते में जा रहे हैं और वो रास्ता इतना सुनसान है, हमको पता नहीं है कि वो रास्ता कहाँ जाता है, जी. तो हम यूजुअली क्या करते हैं, गूगल पे मैप सर्च करते हैं और गूगल का जीपीएस सिस्टम आपको एक डेस्टिनेशन जहां पे आपको जाना है वो डेस्टिनी पे आपको पहुंचाता है. तो सिमिलरली न्यूमरोलॉजी एक्ट्स एज ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जीपीएस. क्या बात है, सही है. मैम, आपके कुछ विचार? ये सिमिलरली जैसे बताया यश ने कि इट्स अ रोड मैप. यूजुअली हमें हमारी पर्सनालिटी ट्रेट नहीं मालूम होती है, जी. हमारी स्ट्रेंथ नहीं पता होती है, हमारे वीकनेसेस नहीं पता होती है. मान लो कि ये चीज हमें वहां पर पता चल जाए तो हमारे लिए रास्ता बहुत इजी हो जाता है. राइट फ्रॉम बर्थ टू डेथ, अगर मुझे पता है कि मुझे कैसे बिहेव करना है, मुझे क्या सोचना है, मुझे कब कैसे रिएक्ट करना है, अगर ये छोटी छोटी माइनर चीजें अगर मुझे पता चल जाती है ना, मेरी जर्नी बहुत इजी बन जाती है. तो दैट इज न्यूमरोलॉजी, जो आपकी लाइफ की डेस्टिनेशन जो है या आपका जो रोड मैप है वो आपके अगर आप अनलॉक कर लेते हो अपने बारे में, तो बहुत इजी हो जाता है अपने लिए कि आपको कैसे आगे बढ़ना है. अगर मुझे मेरी क्वालिटीज पता है तो मेरे लिए बहुत इजी होता है हाउ टू रिएक्ट, व्हाट इज माय वीकनेसेस, व्हाट इज माय स्ट्रेंथ, और उसमें मैं वर्क कर सकती हूँ टू मेक माय लाइफ इजियर एज वेल एज फ्रूटफुल. वेरी ट्रू. तो क्या न्यूमेरोलॉजी से फ्यूचर देखा जा सकता है? समवॉट यस, बट मेजरली अगर देखा जाए तो नहीं. अब एग्जैक्ट फ्यूचर नहीं बता सकते क्योंकि न्यूमरोलॉजी पर्सनालिटी ट्रेट या आपकी स्ट्रेंथ या वीकनेसेस पे ज्यादा काम करता है, और मेजर चीजों पे या माइनर चीजों पे आपको थोड़ी थोड़ी चीजें आपको वहां से गाइड मिल सकती है, बट एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं, वो न्यूमरोलॉजी नहीं बताता है. तो जैसा मिस्टर यश ने कहा कि रोड मैप की तरह तो काम करता ही है, फाइनल डेस्टिनेशन आपको दिखा सकता है वो कि यहाँ पे जाना है, तो वो फाइनल डेस्टिनेशन अल्टीमेटली तो हमें ही देखना पड़ेगा. करेक्ट. क्योंकि गूगल मैप पे अपने को ही डालना पड़ता है कि भाई मुझे यहाँ पे पहुंचना है, तब जाके द मैप शोज द एग्जैक्ट लोकेशन एंड व्हाट इज द बेस्ट पाथ यू कैन ऑप्ट फॉर. सो आई थिंक न्यूमेरोलॉजी उसके ऊपर काम कर रहा है एंड इट शोज अस द प्रॉपर वे हाउ टू रीच देयर. करेक्ट. तो न्यूमेरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी क्या वो दोनों अलग हैं या तो सेम है? सर बेसिकली अगर देखें तो न्यूमरोलॉजी जैसे कि मैंने बोला अंक शास्त्र है, जी. और एस्ट्रोलॉजी जो है वो प्लानेटरी पोजीशंस और प्लैनेट की स्टडी से होता है. जी. वी कैन एसोसिएट न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी, मतलब एमालगमेशन के साथ हम लोग फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं. तो वैसे आपने सुना होगा कि पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी होता है, जी. वैदिक न्यूमरोलॉजी होता है, ठीक है. तो बेसिकली जैसे आपका प्रीवियस क्वेश्चन था, तो वो प्रीवियस क्वेश्चन में ये था कि न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन अप टू सम एक्सटेंट प्रेडिक्शन कर सकता है. जैसे आप मान लो कि आउटर शेल तक जा सकते हैं, इनर शेल तक नहीं जा सकते. अगर आपको इनर शेल में जाना है तो वी शुड एसोसिएट न्यूमरोलॉजी विद एस्ट्रोलॉजी. सो एस्ट्रोलॉजी से वी कैन रीच इन द इनर शेल, Yes, exactly. एंड उससे हम प्रॉपर फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं. एग्जैक्टली. बट न्यूमेरोलॉजी सर्टेन एक्सटेंट यस. यस. चलो सही है. तो यश, मुझे ये बता सकते हैं कि न्यूमेरोलॉजी देखा कैसे जाता है? न्यूमरोलॉजी में यूजुअली क्या होता है कि न्यूमरोलॉजी में हम लोग नंबर्स के साथ खेलते हैं. जी. तो जैसे 1 से लेके 9 नंबर्स होते हैं, तो ये 9 के 9 नंबर्स के अपने एक वाइब्रेशंस होते हैं. ओके. ठीक है. जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं 1 नंबर की बात करूं तो वो राजा का नंबर है. अच्छा. अब जिसको 1 नंबर है, मूलांक हो या भाग्यांक हो, तो वो मतलब उसकी पर्सनालिटी एक राजा के समान होगी, उसकी क्वालिटीज एक राजा के समान होगी, लीडरशिप क्वालिटीज होगी उसके अंदर. अगर मैं 2 नंबर की बात करूं तो 2 नंबर चंद्रमा का नंबर है, मून. Okay. ठीक है.
अब मून रिप्रेजेंट करता है इमोशंस, क्रिएटिविटी, हम्म, ठीक है। अगर मैं 3 नंबर की बात करूं तो गुरु का नंबर है। गुरु आपको पता ही है कैसा होते हैं, अनबायस्ड। डांट भी लगा देते कभी कभी। ठीक है। 4 नंबर एक ऐसा नंबर है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है, और बेसिकली हम अगर एक किंगडम की बात करें तो किंगडम में सबसे पहला राजा 1 नंबर, रानी 2 नंबर, अच्छा, ठीक है। तीसरा गुरु, चौथा एक ऐसा पर्सन है जो कि किंगडम में रिबेलियस है, ओके, समझो, ठीक है। क्या राजा को रिबेलियस पर्सन पसंद आए, पर्सन जो है वो पसंद आएगा? नहीं, तो वो उसका दुश्मन हो गया। अब क्योंकि राजा का दुश्मन रिबेलियस पर्सन है, 4 नंबर है, 1 नंबर का दुश्मन 4 नंबर है, तो रानी 2 नंबर, उसका भी दुश्मन 4 नंबर हुआ। सही है, सही है। ठीक है। अब अपने 5 नंबर की बात करते हैं। 5 नंबर एक प्रिंस है, राजा रानी का बेटा, ओके, प्रिंस। अब प्रिंस आपको पता ही है कि कैसा चार्मिंग पर्सनालिटी होती है प्रिंस की। बिल्कुल। अब छोटा बच्चा है जिसकी बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, चार्मिंग है, ठीक है, अट्रैक्टिव है, क्या उसका कोई दुश्मन होगा? सभी को प्यारा होगा वो। एग्जैक्टली। 6 नंबर की बात करूं तो वो भी गुरु है, पर वो गुरु किसका? राक्षस का, डेविल गुरु। कान। 3 नंबर हमेशा देवों के गुरु होते थे, और 6 नंबर मतलब आपने वो स्टोरी सुनी होगी कि देवों के गुरु जो है वो बृहस्पति है, जी, और राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य। तो 6 नंबर रिप्रेजेंट शुक्राचार्य, ठीक है। 7 नंबर की अगर मैं बात करूं तो किंगडम में एक लौता एक ऐसा आदमी है कि जो सेंट है, ओके, ठीक है, मतलब केतु। तो जैसे 5 नंबर के कोई दुश्मन नहीं होते, 7 नंबर का भी कोई दुश्मन नहीं होता है, सही है, ठीक है। सही है। 8 नंबर पूरे किंगडम में ये एक इंसान ऐसा है कि जो जस्टिस देता है, ओके, जज बोल सकते हैं। एग्जैक्टली, जज, मतलब शनि देव। अब समझा। सब लोग डरते हैं पर एक्चुअली डरने की भी कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है, एग्जैक्टली, अगर आपने गलत नहीं किया है तो आपको डरना नहीं है। वो अपना काम करेंगे, आपको अपना काम करना है। वैसे भी पूरी दुनिया कर्म के अधीन है। हाँ जी, अगर जो बुरे कर्म करेंगे तो उनको भुगतना पड़ेगा, अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। शनि आपको उल्टा, अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो शनि आपको हेल्प करता है टू अचीव योर गोल्स, ओके, क्योंकि शनि इज मनी आफ्टर ऑल। ठीक है। अगर मैं 9 नंबर की बात करूं तो 9 नंबर वॉरियर का नंबर होता है, मतलब पूरे किंगडम में हमेशा आप सेनापति, जो राजा होता है, राजा हमेशा अपने सेनापति के साथ ही होता है, उनको गाइडेंस देता है किस तरीके से वॉर करना है, वॉर टैक्टिक्स क्या है, ये सारी चीजें सेनापति ही अपने पूरी फौज को बताता है जी। तो पूरे किंगडम में 9 नंबर है वो सेनापति का नंबर है, ठीक अच्छा। है, मंगल। अब एग्रेशन होता है, इनर एग्रेशन होता है। एग्रेशन मतलब हम लोग एग्रेशन को अगर हम नेगेटिव तरीके से ले तो एग्रेशन मतलब गुस्सा, गुस्सा नहीं होता है। एग्रेशन मतलब इनर स्ट्रेंथ होती है, वो इनर एग्रेशन होता है जिससे कुछ काम करना है। मेरे अंदर वो पैशन है कि मुझे ये करना है और मैं करके रहूंगा, वो जो होता है वो है इनर एग्रेशन, वो मंगल से आता है। अच्छा, तो ये जो 9 नंबर्स हैं, ये 9 नंबर्स को हम लोग, उनके जो वाइब्रेशंस है, वो वाइब्रेशन हम लोग मैच करके आपको अपनी जो भी क्वालिटीज है, आपके अंदर जो क्वालिटीज है, आपके अंदर जो अच्छी क्वालिटीज है, कुछ कुछ लोगों के अंदर बुरी क्वालिटीज होती है, तो उसको भी हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। और आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या है, क्या क्या चैलेंजेस आप फेस करोगे, कौन से पीरियड में आपके पिनाकल साइकिल है, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग वही न्यूमरोलॉजी से हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं। दिस इज अ ग्रेट इनसाइट, एंड इस तरह का कोरिलेशन मैंने आज तक कभी नहीं सुना। सो बहुत अच्छा लगा सर ये सुन के। मैम, आपके कुछ थॉट्स इसके ऊपर? जैसे सर ने जर्नी बताई
फ्रॉम मूलांक 1 या नंबर 1 से लेके 9 तक बहुत एक मिथ है बहुत लोगों के दिमाग में कि ये राहु है मतलब बहुत खराब है, 4 नंबर है तो बहुत खराब है, राहु है, 8 नंबर है शनि, शनि से लोग ऐसे ही डरते हैं। बट अगर मैं बिगर पिक्चर अगर मैं देखूं तो राहु इज नॉट, चलो ही इज रिबेलियस, बट वो रिबेलियस कहाँ पर है? जहां पे मोनोटोनस को बदलना है, जहां पे ट्रेडिशन बदलना है, जहां पे पुरानी चीजें चल रही है उसको अगर रिफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, दैट इज राहु, जो बहुत जरूरी है। समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है, संसार का नियम है। परिवर्तन। पुरानी चीजें लेके चल रहे हो, पुरानी दख्यानुसी जो बातें होती हैं, जो थॉट प्रोसेस होती है, उसको बदलने का काम राहु करता है। ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग जो बेसिकली हम बोलते हैं, बहुत लोगों की डेफिनेशन गॉड को लेके डिफरेंट है, राइट? हम ये नहीं बांध सकते कि गॉड मतलब यही, आपको गॉड चाहिए या गॉड भगवान की पूजा करने तो यही सिस्टम फॉलो करना है, नहीं। राहु होगा वो डिफरेंट होगा, राहु के थॉट प्रोसेस डिफरेंट होंगे। सो राहु इज नेवर अ बैड थिंग, बस वो समाज से थोड़ा सा अलग है इसलिए रिबेलियस हो गया। सही है। तो राहु को हम कभी गलत नहीं बोल सकते। शनि से लोग बहुत डरते हैं, शनि का नाम आते ही लोग बोलते हैं डिले, शनि है मतलब धीमे हो गया, बिकॉज इज अ बिग गैस प्लैनेट, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, वो डिले हो जाता है, थोड़ा सा बहुत ज्यादा ओवर मेच्योर्ड बोला गया है शनि को। बट अगर मैं बिगर पिक्चर देखूं, शनि डिले करवाता है पर शनि आप में पेशेंस ला रहा है। हाँ जी। तो डिले है, डोंट टेक इट नेगेटिव कि डिले हो रहा है, वो पेशेंस डेवलप करना चाहते हैं। जितना जल्दी आप खुद पेशेंस डेवलप कर लोगे चीजें जल्दी हो जाएंगी। जब पेशेंस आ जाता है ना तो एक्सपेक्टेशंस कम हो जाते हैं आपके अंदर, आप कंटेंटेड फील करने लगते हो कि मेरे पास ठीक है, मैं पेशेंट हूँ, मेरे को चीजें आराम से मिलेंगी, अपने समय पे मिलेंगी, अभी मेरे पास जो है मैं उसमें खुश हूँ, फिर आपको कोई स्ट्रगल ही नहीं है। एक्सपेक्टेशन लीड्स टू डिसअपॉइंटमेंट, पर व्हाट हैपेंस कि एक्सपेक्टेशंस ही ना हो। तो क्या मैं इसका मतलब ये मान सकता हूं कि अगर वो काम में डिले कर रहा है, दैट मीन्स जब भी वो आपको देगा, आज नहीं कल नहीं परसों देगा, लेकिन वो आपको उस चीज की कदर करवाएगा। करेक्ट। सेकेंड चीज, आप अगर किसी चीज के लिए बहुत ही ज्यादा रन एंड फास्ट कर रहे हो, दौड़ रहे हो उसको अचीव करने के लिए, तो मेनी ऑफ द टाइम शॉर्टकट लिया जाता है जी। मेनी ऑफ द टाइम आप थोड़ा सा ऑफ ट्रैक काम करना शुरू कर देते हो। क्यों? क्योंकि वो आपको हासिल करना है, अचीव करना है। जैसे ही आप ऑफ ट्रैक चले जाते हो, शनि क्या करता है? कर्म देख रहा है। अगर कर्म सही कर रहे हो अच्छे रिजल्ट देगा। कर्म जैसे ही आपने थोड़े से गलत करने शुरू कर दिए, थोड़ा सा शॉर्टकट पकड़ना लाइफ में शुरू करा, रिजल्ट वहीं आएगा। तो डरना तब है जब आप पेशेंस नहीं रख रहे हो, डरना तब है जब आप थोड़ा सा सेल्फिश हो रहे हो और दूसरे का खराब करके अपना कर रहे हो जी। बस वहां डरना है। पर वही चीज है, अगर आप अपने थोड़ा सा नेचर चेंज कर लेते हैं, डरने की जरूरत ही नहीं। तो शनि इज नेवर अ बैड। मुझे पर्सनली शनि बहुत फेवरेट लगता है कि अगर आपको कुछ चाहिए पेशेंस रखो। डिले, डोंट थिंक अबाउट डिले, थिंक अबाउट पेशेंस, कि वो नहीं है आप में, तो वो जैसे आप डेवलप करोगे प्रॉब्लम सॉल्व। मंगल के लिए लोग हमेशा ये सोचते हैं अग्रेसिव है, गुस्सा है, एंगर है, नहीं। अग्रेसिव है डिटर्मिनेशन। बहुत लोग ये सोचते होंगे, शायद रिलेट भी करेंगे, कि हमें अंदर दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, हम ये कर लेंगे, ये बना लेंगे, ये करना है, बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। बिकॉज वो डिटर्मिनेशन नहीं आ रहा है, वो कॉन्फिडेंस शायद अंदर से नहीं आ रहा, वो समझ नहीं आ रहा मैं शुरू कहां से करूं। ये वही लोग हैं जिनको हम मांगलिक बोलते हैं? नहीं, या मांगलिक इज अ डिफरेंट थिंग? नहीं, दैट इज डिफरेंट। पर अगर मैं दैट कम्स अंडर एस्ट्रोलॉजी। पर न्यूमरोलॉजी में अगर वो 9 नंबर शो कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर में अग्रेशन है, डिटर्मिनेशन है, कुछ कर गुजरने की इच्छा तो है, बस उसे एक डायरेक्शन या पुश की जरूरत है। तो नंबर्स आर नेवर गुड और बैड। नंबर्स बहुत न्यूट्रल हैं, प्लैनेट्स बहुत न्यूट्रल हैं, बट उसके वाइब्रेशंस नेगेटिव पॉजिटिव एक इंडिविजुअल करता है, जाने या अनजाने में। अगर मुझे नहीं पता तो बट ऑब्वियस मैं उसको नेगेटिव ले लूंगी जी। अगर किसी ने मुझे नहीं मालूम और बोल दिया अरे तुम तो मंगल हो, तुम तो 9 नंबर हो, आपको तो एग्रेसिव, वो नहीं चाहते, वो भी अपने आप को यही सोचेगा मैं एग्रेसिव हूँ। रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। अगर किसी ने बोल दिया तुम 8 नंबर हो, तुम तो डिले, मतलब तुम्हारा तो डिले है, तुम ओवर, वो अगर वो स्पीड में भी होगा ना, वो अपने आप को धीरे कर देगा। क्यों? क्योंकि मैं तो 8 नंबर हूँ। साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स। तो वो वाइब्रेशंस मुझे नेगेटिव बनाने या पॉजिटिव, इट्स अप टू योर इंडिविजुअल कि मुझे उसे कैसे लेना है। बट ये एक कैरेक्टरिस्टिक आपकी बता देता है कि भाई अगर इस तरह से काम करोगे तो दिस वुड बी मोर इंसाइटफुल फॉर यू एंड दिस वुड गिव अ पुश कि भाई इस तरह से काम करो, आपका काम कभी
अनसक्सेसफुल तो नहीं ही रहेगा। एग्जैक्टली। करेक्ट। और डरना नहीं है किसी भी नंबर या किसी भी प्लैनेट से। बहुत लोग मिथ बना लेते हैं, राहु है तो बहुत राहु है। राहु ही है, ट्रांसफॉर्मेशन है, जरूरी है समाज के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप उस समाज के में अगर योगदान दे रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है कोई नंबर से डरने की जरूरत नहीं है, प्लैनेट से डरने की जरूरत नहीं है। जितना बना के रखो उतना अच्छा लगता है। सही है, सो ट्रू। यश, आपने शुरुआत में कुछ मूल्यांक या भाग्यांक की बात करी थी, क्या आप उस पे थोड़ा सा प्रकाश डाल सकते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली वाज दैट? अब बेसिकली ऐसा होता है कि न्यूमरोलॉजी में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर नंबर्स बोले गए हैं। ओके। एक होता है मूलांक और दूसरा होता है भाग्यांक। मूलांक को हम इंग्लिश में साइकिक नंबर भी बोलते हैं और Okay. भाग्यांक को हम डेस्टिनी नंबर बोलते हैं। इसमें से सोल नंबर भी कुछ होता है? हाँ, सोल नंबर बेसिकली आपके नेम के ऊपर से हम लोग निकालते हैं। अच्छा, तो पहले ये बात कर लेते हैं हाँ, मूलांक भाग्यांक की। एग्जैक्टली। तो बेसिकली ऐसा होता है कि मूलांक और भाग्यांक आपकी जो बर्थ डेट होती है, पूरी बर्थ डेट, जिसमें डेट, मंथ एंड ईयर, तो उसमें जो डेट होती है वो डेट के ऊपर से निकलता है मूलांक। ओके। तो लेट्स से किसी की अगर बर्थ डेट है 5/1/1992, तो उसका मूलांक हो गया 5। ओके। उसका डे ऑफ बर्थ कौन सा है, डेट ऑफ बर्थ कौन सा है, 5। ठीक है। और अगर मैं भाग्यांक की बात करूं, मतलब कि डेस्टिनी नंबर, तो डेस्टिनी नंबर आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करके जो सिंगल डिजिट निकलता है उसको हम बोलते हैं डेस्टिनी नंबर या तो भाग्यांक। तो 5 जनवरी मतलब कि 1 हो गया। यस। 19 मतलब कि 10। यस। 92 दैट इज 11, तो 10 and 11 21 and plus 6 is 27 एंड 7 + 2, क्योंकि उसको सिंगल डिजिट में हमको कन्वर्ट करना होगा। राइट। तो 7 + 2 9। तो उसका भाग्यांक हो गया 9 और मूलांक हो गया 5। ओके, सही है। सो मूलांक और भाग्यांक के बीच में अंतर क्या है? क्यों हम इन दोनों को अलग अलग तरीके से देखते हैं? मूलांक और भाग्यांक के बीच में एक ही डिफरेंस है कि कोई भी पर्सन की 25 इयर्स की जो एज होती है, उसके पहले उसकी पर्सनालिटी को देखना होता है। तो वो जो पर्सनालिटी होती है वो हमें मूलांक दिखाता है। और डेस्टिनी अगर देखना है तो 25 साल के बाद उसका भाग्यांक देखा जाता है, मतलब डेस्टिनी नंबर देखा जाता है। ओके मैम, इसमें आप कुछ कहना चाहेंगे? अब बहुत यूनिक लग रहा होगा कि 25 के पहले हम मूलांक देख रहे हैं और आफ्टर 25 इयर्स भाग्यांक देख रहे हैं। मैं यही पूछने वाला था कि ये 25 नंबर क्यों आया? क्योंकि आपने देखा होगा मेजोरिटी ऑफ द टाइम आपने हम सबकी लाइफ जी। 25 से पहले हम डिपेंडेंट होते हैं हमारे पेरेंट्स के ऊपर। बिल्कुल। हम तब एजुकेशन ले रहे होते हैं, हम बहुत सारी चीजें सीख रहे होते हैं, हमारा एजुकेशन हो रहा होता है, हम सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होते हैं उस टाइम पे। जी। करेक्ट। आफ्टर 25 हमारी जब अब बोलते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है, हम अर्निंग शुरू करते हैं, तो वहां से अब आपकी रियल लाइफ शुरू हो रही है। अभी तक आप शेल्टर्ड थे, आप प्रोटेक्टेड थे आपके पेरेंट्स के थ्रू। ककून, यस। तो यू आर अ कैटरपिलर। 25 बिलो 25 ऑफ कैटरपिलर, और उसके बाद फिर आपका ट्रांसफॉर्मेशन इनटू बटरफ्लाई। तो वो आपका डेस्टिनी दिखाता है। अब बहुत लोग फिर ये सोचेंगे कि भाई मैंने अर्निंग तो भाई 14 ईयर से शुरू कर दी, मैंने मेरे घर की जवाबदारी जो है वो 13 ईयर से शुरू कर दी, तो फिर मेरे पे क्या एप्लीकेबल होगा? यहाँ पे भी आपने आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी जल्दी शुरू करी है या लेट, बट यहाँ पे ये है कि 25 इयर्स के बिलो जो है वो आपका जाता है हमेशा मूलांक। अच्छा। बिकॉज और जो 25 के बाद आफ्टर 25 यू हैव अ डेस्टिनी नंबर। यहाँ से अब आपके डेस्टिनी नंबर शुरू होंगे। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी लाइफ में जल्दी आई हैं तो समवट कहीं ना कहीं शायद मूलांक कुछ ऐसे रहे होंगे, या लूशो ग्रिड में पोजीशंस ऑफ प्लैनेट्स ऐसे होंगे जहां पे आपके पिनाकल स्टार्टिंग में शायद अर्ली होंगे, जिसके बारे में सर यश आपको जरा अच्छे से समझाएंगे। तो यही मूलांक और भाग्यांक को हम लोग एसोसिएट करके एक लोशो ग्रिड बनाता है। बेसिकली 2 टाइप के ग्रिड होते हैं। ओके। एक होता है अगर मैं पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी की बात करूं या चेल्डियन न्यूमरोलॉजी की बात करूं तो उसमें होता है लोशो ग्रिड, ठीक है। और दूसरा अगर मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी की बात करता हूं तो उसकी होती है वैदिक ग्रिड, ठीक है। तो कभी कभी हम लोग पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से लोशो ग्रिड देखते हैं। आपका जो भी भाग्यांक होता है, मूलांक होता है, उसका भी प्लेसमेंट उस नंबर के अंदर, उस
पर्टिकुलर ग्रिड के अंदर आता है। तो वो एक चौकोर सा ग्रिड होता है जिसके अंदर ऑलरेडी लोशू करके एक फिलोसोफर था जी, जिन्होंने एक ग्रिड बनाई थी और उसके अंदर उन्होंने नंबर्स फिल किए थे, एग्जैक्ट वही नंबर्स होते हैं और उस हिसाब से आपकी जो बर्थ डेट होती है वो बर्थ डेट से हम लोग मूलांक भाग्यांक और आपकी जो बर्थ डेट होती है उसको निकाल के हम उस लोशू ग्रिड को भरते हैं। और फिर उस हिसाब से जैसे आपने देखा होगा एस्ट्रोलॉजी का चार्ट होता है, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स के हाउसेस होते हैं, तो जिस तरीके से वहां प्रेडिक्शन होता है वैसा ही हम लोग लोशू ग्रिड में प्रेडिक्शन करते हैं। और सिमिलरली वैदिक ग्रिड में थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि वो हमारे एंशिएंट टेक्स्ट स्क्रिप्चर्स जो हैं उनसे उन्होंने लिया हुआ है। तो यश, क्या आप मुझे कोई लाइव एग्जांपल बता सकते हैं किसी XYZ पर्सन का जो भी प्रेडिक्शन आप कर पाओ? तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, किसी पर्सन की अगर बर्थ डेट 24/18/89 है, 24/18/89, ओके, ठीक है। तो ऐसे अगर हम इस बर्थ डेट का अगर हम मूलांक और भाग्यांक निकालते हैं ओके, तो उसको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा इनटू सिंगल डिजिट, ठीक है। तो सिंगल डिजिट में इस पर्सन का मूलांक होगा 2 और भाग्यांक होगा 5। ओके, तो जैसे कि हमने आगे पहले डिस्कस किया कि 25 साल के पहले हम क्या देखेंगे, मूलांक, और 25 साल के बाद हम लोग भाग्यांक, ठीक है। तो उसका अगर मैं लोशू ग्रिड बनाता हूं तो इस पर्सन का लोशू ग्रिड में 492, 951 और 88 इतना पूरी ग्रिड के अंदर भर रहा है, ओके, ठीक है। अब इस ग्रिड के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो इस पर्सन का जो मेंटल प्लेन है, दिमाग, वो बहुत ही शातिर है क्योंकि इसका मेंटल प्लेन पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है 492, ओके, ठीक है। अब उसका मेंटल प्लेन 100% है। तो सोचो कि वो इंसान जिसका दिमाग बहुत ही ज्यादा विकसित है, ठीक है, तो वो किस तरीके से वो सोच सकेगा, रेवोल्यूशन लाएगा। एग्जैक्टली 4 नंबर रिवॉल्यूशन का है, 9 नंबर इनर एग्रेशन का है और 2 नंबर जो कि इमोशन, क्रिएटिविटी उसको दर्शाता है। अब यहां इनका जो लोशू ग्रिड बना है इसमें 2 नंबर जो है वो 2 टाइम रिपीट हो रहे हैं। तो सोचो कि 2 नंबर का जो वाइब्रेशन होगा वो 100% हो जा रहा है, मतलब क्रिएटिविटी है 100% होगी, इंट्यूशन पावर है 100%, ठीक है, इमोशनल है 100% होगा, सेंसिटिव है 100% होगा। ओह गॉड। तो वाइब्रेशंस, नंबर्स के वाइब्रेशन इस तरीके से काम करता है। फिर दूसरा अगर मैं लोशू ग्रिड में देखूं तो 951 उसकी ग्रिड में कंप्लीट हो रहा है, मतलब ये दूसरा प्लेन है जो कंप्लीट हो रहा है और वो प्लेन है विल प्लेन, मतलब इस पर्सन का विल पावर बहुत ही स्ट्रांग है। तो सोचो कि इस पर्सन का मेंटल प्लेन एज वेल एज विल प्लेन दोनों ही प्लेन 100% है, तो उसका मेंटल पावर और उसका विल पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तो उसको दुनिया में जो भी कुछ करना है, चाहे वो रिवॉल्यूशन हो, चाहे वो सक्सेस हो, कोई भी फील्ड में अगर जाना है तो वो बंदा बहुत अच्छी तरीके से उसको निभा सकता है। सेम थिंग फॉर नेगेटिव थॉट्स आल्सो। एग्जैक्टली, अगर उसको हम नेगेटिव तरीके से ले, या तो उस पर्सन ने कोई ऐसा नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट किया हो जी, ठीक है। तो जैसे कि मैं इस पर्टिकुलर जिस केस के बारे में हमने अभी डिस्कस किया वो मैं अभी नाम आपको रिवील कर ही देता हूं। तो ये हम लोग जो देख रहे थे वो हिटलर के बारे में देख रहे थे, आपने नाम तो सुना होगा, एडोल्फ हिटलर। हाँ, वंस अपॉन अ टाइम ही वाज अ डिक्टेटर ऑफ जर्मनी, ठीक है। अब किस तरीके से हम न्यूमरोलॉजी को यूज करके हम उसको बिफोर 25 ईयर्स ऑफ एज एंड आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ एज हम अगर आइडेंटिफाई करें उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स को या उनकी पर्सनालिटी को, तो कुछ इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जैसे उनका भाग्यांक है 5 और मूलांक है 2। तो 2 मूलांक अगर हम देखें तो जिसका 2 मूलांक होता है वो इमोशनल होता है, क्रिएटिव होता है, इंट्यूटिव होता है, ठीक है, और सेंसिटिव होता है। तो अगर आप हिटलर का अर्ली चाइल्डहुड देखो
तो हिटलर को क्रिएटिविटी में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था. ही वॉज एन आर्ट एंड क्राफ्ट लर्नर. ओके. उसको एक्चुअली जब उसके पापा एक सिविल सर्वेंट थे, उसके पापा ने उसको ये बताया कि अगर तू सिविल सर्वेंट का बेटा है तो यू शुड ट्राई सिविल सर्विसेज, है ना. जनरली हर हाँ, बेसिकली जो IAS IPS ऑफिसर्स होते हैं वो हमेशा अपने बच्चों को वही लेवल का ट्रीट करते हैं जी. ठीक है. और उनको भी ये मतलब एहसास दिलाते हैं कि तेरे पापा अगर इस सिचुएशन में है, इस पोजीशन पे है, इस डेजिग्नेशन पे है, तो ये डेजिग्नेशन पे कहीं ना कहीं तुझे भी पहुंचना चाहिए. ठीक है. तो ये इनर उनकी एक ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा भी ऐसी ही कोई फील्ड में जाए. जी. तो बेसिकली हिटलर के पापा जो थे, एलोइस हिटलर, तो उनका भी यही था, मानना था कि हिटलर भी सिविल सर्विस ज्वाइन करे और डिसिप्लिन रहे, ट्रेन्ड रहे. ठीक है. और कहीं ना कहीं आगे जाके वो मिलिट्री में सर्व करे. जी. ठीक है. और उसकी जो माता थी क्लारा, उनका ये था कि हाँ मतलब वापस से हम लोग वहीं आ जाते हैं कि राजा कैसा होता है और रानी कैसी होती है है ना. तो अगर मैं रानी की क्वालिटीज को एसोसिएट करूं तो उसकी मम्मी को थोड़ा सा इमोशनल टच था अपने बेटे के प्रति, और वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव थी कि हाँ अगर उसको कुछ भी मन है, अगर उसको ड्राइंग करना है, उसको पेंटिंग करना है, उसको आर्ट एंड क्राफ्ट में जाना है तो वो जा सकता है. हिटलर था क्रिएटिव. जी. ठीक है. दूसरा सेंसिटिव होता है, इमोशनल होता है. ठीक है. अब ये कहीं ना कहीं उसके नेगेटिव एस्पेक्ट में अगर देखने जाऊं मैं तो ये कंफ्यूजन लेके आता है. नंबर 2. ओके. क्योंकि आप सेंसिटिव हो, आप इमोशनल हो, अगर आपके ऊपर नेगेटिव थॉट्स की बौछार आ जाती है या बहुत सारे थॉट्स एक साथ आपके दिमाग में चलते रहते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा. अनेबल टू पिक वन पर्टिकुलर डायरेक्शन. एग्जैक्टली. और हिटलर उसी कंफ्यूजन के स्टेट से गुजरता था उस टाइम पे. पापा ये बोल रहे हैं कि सिविल सर्विस कर रहे हैं, मुझे इच्छा है कि आर्ट एंड क्राफ्ट में जाना है, और जिसकी वजह से वो अपने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाया. ओके. अब देखो उसकी हिस्ट्री निकाल के देखो. ही वॉज नॉट एट ऑल अ गुड स्टूडेंट इन एकेडमिक्स. ओके. एंड आफ्टर ऑल कहीं ना कहीं एक मोड़ ऐसा आता है कि जब उसके पिताजी की डेथ हो जाती है, उसकी मम्मी की डेथ हो जाती है, आफ्टर ऑल वो वापस वही डायरेक्शन पे जा रहा है टुवर्ड्स आर्ट एंड क्राफ्ट. ओके. पर उस टाइम पे ऐसी कंडीशन हो गई थी कि जिसकी वजह से उसकी फाइनेंशियल स्टेटस जो था वो बहुत ही वीक था. कहीं ना कहीं यहां वहां और जॉब्स करता रहता था. और फिर धीरे धीरे उसको एक मौका मिला. अब यहां जब हम बात करते हैं कि जब उसकी एज 24 इयर्स की हुई, 24 से 25 जब ट्रांजिशन हो रहा था, ट्रांजिशन पीरियड में ही उसको कहीं ना कहीं मौका मिला टुवर्ड्स सर्विंग द कंट्री. ओके. तो ये पूरा पीरियड जो था 25 इयर्स का, वो पूरा उसका इमोशनल बैलेंस करने में, मेंटल बैलेंस करने में, कंफ्यूजन में, आर्ट एंड क्राफ्ट में यही चला गया. मूलांक. और अब यहाँ 25 इयर्स के बाद की मैं बात करूं तो हम देखते हैं भाग्यांक. अब इसको हम एसोसिएट करते हैं कि जैसे ही 25 साल की उम्र होती है, 25 साल की उम्र के बाद धीरे धीरे उसको मौका मिला और वो आर्मी उसने ज्वाइन करी. अब आपको पता है सर, आर्मी उसने ज्वाइन करी है, पर आर्मी में सिर्फ और सिर्फ उसको कोई कॉर्पोरल पोजीशन नहीं मिली है, क्योंकि उसके पास वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं थी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं आता था, तो वो सिर्फ एक मैसेंजर का काम करता था. और वो भी कंट्रीब्यूट करता था वो. फिर धीरे धीरे देखते ही देखते, क्योंकि वो एक 5 नंबर अब आ गया है, एक्सप्लोरर, वेंडरर, एडवेंचरर है ना. अब इसी क्वालिटीज को लेते हुए वो आगे बढ़ता गया. और कहीं ना कहीं भले ही उसको कॉर्पोरल पोजीशन नहीं मिली, पर ब्रेवरी अवार्ड्स जीतने शुरू कर दिए उसने. ये नहीं पता था. ठीक है. अब उसका मेंटल प्लेन 100% है. ठीक है. अब मेंटल पेन 100% है, विल पावर 100% है. 5 नंबर आपका कम्युनिकेशन का नंबर है. जी.
ठीक है, आप बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिकेट, आप जो कम्युनिकेट करना चाहते हो, ठीक है, वो बहुत ही अच्छे से आप उसको कम्युनिकेट कर सकते हो। इन्फ्लुएंस आपकी वाणी जो है वो बहुत ही जबरदस्त होगी। हिटलर वॉज एन ओरेटर। जी। कहीं ना कहीं हिटलर को हम नरेंद्र मोदी के साथ कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि जो ओरेटरी स्किल हिटलर के पास थी, वही सेम ओरेटरी स्किल्स जो थी वो हमारे पीएम मोदी के पास भी है। आप देखो, जहां पीएम मोदी कुछ बोलेगा वहां पूरी जनता मूंग हो जाएगी। सेम हिटलर, मास इन्फ्लुएंसर। मास इन्फ्लुएंसर। आपको पता है, नाजी पार्टी जो हिटलर ने बनाई थी, वो नाजी पार्टी को वो खुद उसने पहले वो पार्टी ज्वाइन करी थी जब उसका नाम था सोशलिस्ट पार्टी। ओके, तो नाजी पार्टी को पहले सोशलिस्ट कहा जाता था, इस जर्मन नाम से वो। सोशलिस्ट पार्टी थी। ओके, उस पार्टी में उसका सिर्फ और सिर्फ वो एक मेंबर था। मेंबर से उसके ओरेटरी स्किल की वजह से और उसकी लीडरशिप क्वालिटी की वजह से वो धीरे 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 आगे बढ़ता गया और उसी ने उस पार्टी का नाम चेंज करके नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी बनाई। ओके। और वही पार्टी आगे जाके नाजी पार्टी का नाम दिया उसने। और वो पूरा का पूरा प्रोपागेंडा था, नाजी प्रोपागेंडा, वो नाजी प्रोपागेंडा ही ये था, मास मोबिलाइजेशन का। अब सोचो, एक इन्फ्लुएंसर, उसको अगर मास मिल जाता है, वो जनता को मूव कर देगा। मतलब आप एक तरीके से देखो, हिस्ट्री पढ़ोगे, अगर हिटलर की हिस्ट्री आपने पढ़ी हो तो ज्यादातर लोग उनको कोसते थे क्योंकि उसके जो पर्सनालिटी ट्रेट्स थे वो नेगेटिव थे, ठीक है, पर फिर भी लोग उनको पसंद करते थे। जर्मन पीपल्स उनको पसंद करते थे बिकॉज ऑफ हिज ओरेटरी स्किल्स। और वो 5 नंबर देता है कम्युनिकेशन। और उसी कम्युनिकेशन के बलबूते पे वो जर्मनी का डिक्टेटर बन चुका। और लोग उसको पसंद भी करते थे। यस, एग्जैक्टली। चाहे मन से या चाहे डर से। जनरली डिक्टेटर हम वर्ड तभी यूज करते हैं व्हेन वी हेट समथिंग या हेट समवन, बट जैसा आपने बोला, यस, या तो मन से या तो डर से। या तो मन से या तो डर से। जो लोग उनके साथ एसोसिएटेड थे वो मन से करते थे, जी। और जो एसोसिएटेड नहीं थे, जो उस रूल में रह रहे थे, वो डर से कर रहे थे। बट बहुत इन्फ्लुएंशियल जस्ट बिकॉज ऑफ नंबर 5, एग्जैक्टली, विच वॉज द डेस्टिनी नंबर, या तो भाग्यांक हाँ बोल सकते हैं। और दूसरा ये भी है कि देखो सर, ऐसा होता है कि अगर कोई बंदा अगर नेगेटिव ट्रेट्स दिखा रहा है तो उसके पीछे पास्ट में कुछ उसके साथ ऐसा हो गया होगा जिसकी वजह से वो नेगेटिव ट्रेट्स पा रहा है। ऑफ कोर्स, ठीक है, बचपन से तो ऐसा था नहीं, वो बचपन से तो बहुत ही अच्छा क्रिएटिव बंदा था। हाँ, ठीक है, सपोर्टिव। अब बचपन में उसने इतना स्ट्रगल देखा है, इतना स्ट्रगल देखा है, मतलब बचपन में वो 6 भाई बहन थे, उसमें वो चौथा था, सारे सिबलिंग्स की डेथ हो गई थी। वो डेथ उसने देखी, उसके पिताजी की डेथ देखी, उसकी माताजी की डेथ देखी। उसके बाद में जो स्ट्रगल्स उन्होंने फेस किया अप टू 24-25 इयर्स ऑफ एज, was in orphanage. अब ऐसी सिचुएशन में बंदा स्ट्रगल करके अब वो कितना डरा हुआ होगा। वही डर जो है, वही जो फियर है, वो नेगेटिव ट्रेट्स में निकली आफ्टर 25 इयर्स ऑफ एज। और फिर अभी दुनिया तक को मैं डरा। डरा हूं, अब लोगों को डराऊंगा। Power. सो ट्रू, सो ट्रू। तो यश, क्या मैंने सुना है नेम नंबर भी होता है? आपने सिंस नाम ही बता दिया है उस महान शख्स का, महान बोलो या जिस किसी वे में बोलो, बट यस, ही वॉज अ ग्रेट पर्सनैलिटी, तभी ही वॉज अ लीडर। एग्जैक्टली। तो क्या नेम नंबर भी कुछ होता है क्या? एग्जैक्टली सर, नेम नंबर भी होते हैं। जैसे हम इसी पर्सनालिटी की अगर हम बात करें, जी। एडोल्फ हिटलर, ठीक है, तो बेसिकली नेम नंबर इस तरीके से देखा जाता है कि नेम नंबर आपकी पर्सनालिटी शो करता है। ओके। मतलब एट ए स्ट्रोक आप मेरे सामने बैठे हो और मैंने आपका नाम पूछ लिया, ओके। और आपने मुझे नाम बताया, आपके नाम के इनिशियल के ऊपर से मैं जज कर लूंगा आपकी पर्सनालिटी कैसी है।
ओके, जस्ट फॉर फ्रॉम दैट वन लेटर. हाँ एग्जैक्टली. इवन आपका पूरा नाम भी अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वो नाम के कैलकुलेट करने के बाद भी मुझे पता चल जाएगा कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपका सोल अर्ज नंबर क्या है. जैसे कि अगर मैं बात करूं, यही एग्जांपल हम ले लेते हैं, एडोल्फ हिटलर की बात करें जी. तो कोई भी एक नाम होता है, नाम के अंदर से नाम के जो अल्फाबेट्स होते हैं उसको हम नंबर्स में एसोसिएट करते हैं, नंबर्स के साथ एसोसिएट. समझ गया. जैसे A is 1, B is 2. हाँ एग्जैक्टली. Okay. वो पाइथागोरियन नंबर न्यूमेरिकल सिस्टम है. जी. ठीक है, तो अल्फाबेट को न्यूमेरिकल सिस्टम में हम लोग कन्वर्ट करते हैं. तो अब जैसे कि एडोल्फ हिटलर की मैं बात करूं तो एडोल्फ हिटलर में जो भी कॉन्सोनेंट्स होते हैं उसको अगर हम निकालते हैं और उसका कैलकुलेशन करते हैं तो वो आपका पर्सनालिटी शो करेगा. ओके. ठीक है. और जो भी वोवेल्स होते हैं AEIOU उसको हम निकाल के जो कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका सोल अर्ज नंबर होता है. मतलब आपका सोल क्या चाहता है आपसे. ओके. तो मतलब अगर मैं एडोल्फ हिटलर की बात करूं जी. तो एडोल्फ हिटलर का अगर मैं कॉन्सोनेंट निकाल के पर्सनालिटी नंबर निकालूं तो वो आता है 8. डिसिप्लिन. जस्टिस. आप देखो, जस्टिस. शनि. शनि. अर्ली चाइल्डहुड स्ट्रगल दिखाता है. यस, हाँ जी. ही हैज सफर्ड. और बदला टू ग्रेट एक्सटेंट. जस्टिस देना इसलिए बदला. अब सोचो, उसका अगर मैं सोल अर्ज नंबर निकालूं तो सोल अर्ज नंबर उसका बनता है 3. मतलब उसका सोल ये चाहता था कि वो सभी का भला करे. एक गुरु होता है, गुरु क्या करता है? अपने शिष्यों का भला करता है, समाज का भला करता है. एक्चुअली उसने समाज का भला किया है, अपने जर्मन पीपल्स का भला किया है. सही है. जो दूसरों के लिए अगर हम उसकी नेगेटिव ट्रेड्स को निकाले, एक साइड कर दे, तो आफ्टर ऑल उसने किया क्या? जो जर्मनी के साथ इंजस्टिस हुआ था वो इंजस्टिस का उसने बदला लिया था और बदला लेना चाहता था वो. सही. आखिर में अपने लोगों के लिए तो वो गुरु ही था ना. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. तो इस तरीके से हम नेम नंबर को डिराइव करते हैं. मैम, आपके कुछ थॉट्स, आप भी कुछ बोलना चाह रहे थे? बेसिकली अर्ली 25 इयर्स में जो इम्पैक्ट देखा गया, इमोशनल, सेंसिटिव, इतनी सारी डेथ देखना, स्ट्रगल देखना, क्रिएटिविटी पे, मतलब उसको क्रिएटिविटी पसंद थी पर करने नहीं मिली तो जी. क्योंकि उसको दबाया गया, कभी उसने अपोज नहीं करा. सोचो, इतना सेंसिटिव और इमोशनल पर्सन अपनी लाइफ में 25 इयर्स के बाद एक ऐसा स्टेप ले ले जो रेवोल्यूशन क्रिएट करते, जो सोसाइटी में सबको झंझोड़ के खड़ा रख दे कि मतलब उसने जो भी चीजें करी है लोगों के साथ, राइट या रॉन्ग, वी आर नो वन टू से दैट. बट थिंग इज के बात हो रही है इम्पैक्ट की. मैंने आपको पहले भी बताया था कि नंबर्स बुरे नहीं है, वाइब्रेशंस बहुत सही हैं. वो डिपेंड करता है कि आप उस नंबर को, उस एनर्जी को किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, गुड और बैड. इमोशन को आप अपने आप में ट्रॉमा बना रहे हो या इमोशन को एज ए स्ट्रेंथ यूज कर रहे हो, हमारे हाथ में. और यही न्यूमरोलॉजी रोड मैप का काम करती है. अगर शायद हिटलर को उस टाइम पे किसी ने गाइड किया होता कि जो उसके साथ हुआ या जो ट्रॉमेटाइज ही फेस्ड इन हिज लाइफ, या इमोशन या सेंसिटिविटी उसने, या फियर उसने जो एक्सपीरियंस किया, अगर वो एक राइट डायरेक्शन में चला गया होता या चैनलाइज की होती उसकी एनर्जी गुड डायरेक्शन में, तो ही वुड हैव डन समथिंग डिफरेंट. पर वो एक नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया और उसने एक बहुत बड़ा डिक्टेटरशिप बन के रह गया, जो आज तक शायद इतने सदियों के बाद भी बच्चे उसका नाम नहीं भूले हैं. हर एक बच्चा, मतलब हम नेगेटिव चीजों को हिटलर से कंपेयर कर लेते हैं, यार मैं हिटलर थोड़ी हूँ जी, ये बोला जाता है. यानी एक उसके, वो फेमस हुआ बट इन अ नेगेटिव सेंस. ही बिकेम फेमस. आज तक किसी ने उसको एज अ मसीहा, शायद मुझे नहीं देखा गया होगा कि हिटलर को उस तरीके से फेमस करा गया, या किसी ने अपने आप को ये बोला होगा. एक्चुअली समझते थे मसीहा. जी जी, जर्मन समझते थे. और क्या पहले बात हुई थी कि पास्ट लाइफ इज एसोसिएटेड, तो क्या मैं ये मान सकता हूं कि 24 या 25 साल तक एक स्प्रिंग था जो दबाया गया और आफ्टर 25. करेक्ट. हिटलर के साथ वही चीज होगी. हिटलर की जो बोलते ना, बचपन में जो आपके साथ हो गया ना कुछ चीजें, उसका इम्पैक्ट आपका लाइफ तक आप नहीं भूलते हो.
इट्स वेरी क्रूशियल कि एक बच्चे को एक रही डायरेक्शन में, कहते हैं कि इट टेक अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। सिर्फ पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उतना ही ग्रैंड पेरेंट्स का है, उतना ही सोसाइटी के लोगों का है, उतना ही नेबर्स का है, उतना ही टीचर का है, उतना ही एक स्कूल का है। इट्स एवरीवन। एक बच्चे को सही डायरेक्शन में देना, एक गलत डायरेक्शन या एक मैनिपुलेशन एक बच्चे को कुछ अलग डायरेक्शन में लेके जा सकता है। और हम देख रहे हैं कि आजकल के बच्चे जो है किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों को अभी से एक अच्छी या सही डायरेक्शन में चैनलाइज करना, मोटिवेट करना, उसके आगे की जर्नी को बहुत स्मूथ बना देता है। बहुत बार हम सुनते हैं कि मेरे साथ पास्ट में ये चीजें हुई थी जिसका मैं स्कार जो है वो अभी तक नहीं जा रहा है। दे सीइंग साइकोलॉजिस्ट को मिल रहे हैं और अपने आप को ट्रीट कर रहे हैं, मेंटल प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लोग। बस ये जो छोटे छोटे जो चीजें हम बहुत इग्नोर कर देते हैं, किसी के दिमाग में वो घर कर जाती हैं। वो तो है। और हिटलर के दिमाग में जो जो चीजें घर कर गई, वो उसने रिवेंज लिया। मतलब जर्मनी को बेनिफिट भी बहुत हुआ और कितने सारे लोगों को हार्म पहुंचा के एट द कॉस्ट ऑफ दिस पीपल, बिकॉज कि ये लोग खराब है। मतलब थॉट प्रोसेस वाज कि कमजोर लोगों को रहने का हक नहीं है, जीने का हक नहीं है, हैंडीकैप लोगों को रहने का हक नहीं है, और चेम्बर क्रिएट करना इन एवरीथिंग, बहुत सारी चीजें। तो समाज को ये भी एक चीज देखने मिलती है कि जब आप एक नेगेटिव पोर्शन में चले जाते हो तो वही 5 नंबर आपको कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है। गिव यू अ गुड डायरेक्शन, गिव यू अ बैड डायरेक्शन ऑल्सो। तो बस यही अगर मुझे पता चल जाता है कि मेरी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या है, तो उस पर वर्क करना बहुत ईजी हो जाता है, फिर अपनी एनर्जी डायरेक्ट करना बहुत ईजी हो जाता है। सो ट्रू। सो अगर हम ये देखें, कोई भी एक पर्सन को अगर जानना है तो क्या उसकी एनर्जीज भी हमें पता चल सकती हैं? एनर्जीज आपको पता चल सकती है, पर वो न्यूमरोलॉजिकल कंसेप्ट नहीं है। ओके इसके लिए आपको टैरो को लेना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली किसी भी पर्सन की अगर आपको एनर्जी जाननी है, उसकी नेगेटिव एनर्जी है, उसका ओरा कैसा है, तो वो आपको सबसे ज्यादा पता चलेगा आपको टैरो रीडिंग करना। ओके न्यूमरोलॉजी क्या है, आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस बताती है, वेरी प्लस पिनेकल साइकिल और आपके चैलेंज पीरियड जो होते हैं वो आपको शो करेंगे। पर आपको अगर एनर्जी देखनी है तो स्ट्रेट अवे टैरो रीडिंग। क्या मैम आप खुद एक टैरो रीडर हैं? तो क्या आप कुछ गाइडेंस दे सकते हैं हमें? यस श्योर। टैरो यूजुअली अगर मैं हिस्ट्री उठाऊं टैरो की, तो टैरो वाज नेवर अ दिस इंट्यूटिव और एनर्जी रीडिंग का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। टैरो वाज जस्ट अ गेम। गेम्स के पर्सपेक्टिव से कार्ड डिजाइन किया गया और फिर धीरे धीरे इसको डिकोड करा गया इजिप्शियन थ्योरी और ये सारी थ्योरी के साथ इसको इंक्लाइन करके एक टूल बनाया गया टू रीड द एनर्जीज एंड इंट्यूशंस। और ये कार्ड्स ऐसे डिजाइन किए गए हैं विद द हेल्प ऑफ थ्योरीज एंड वैदिक साइंस एंड एवरीथिंग, जहां पे आप एनर्जीज रीड करते हो। मेनी ऑफ द टाइम ऐसे हमारे सामने क्वेश्चंस आते हैं जहां पे टैरो से रीड करना थोड़ा सा ये हो जाता है कि कैसे करेंगे, तो फॉर क्रॉस चेक करने के लिए हम न्यूमरोलॉजी और टैरो दोनों यूज करते हैं। कि क्या ये सेम लेवल पे है, क्या ये सेम फ्रीक्वेंसी पे है। तो यस, न्यूमरोलॉजी और टैरो द सेम थिंग, सेम एनर्जी है, बस मीडियम्स अलग हैं। जैसे एक लैंग्वेज हम अब बात कर रहे हैं तो हिंदी में बात करें या इंग्लिश में, कहना वही है, बस लैंग्वेज अलग हो गई है। तो यही है कि एक नंबर्स के थ्रू शो करता है और एक एनर्जीज के थ्रू शो करता है। वरना आप अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर ये एडोल्फ हिटलर है या कोई भी पर्सन का अगर डेट ऑफ बर्थ अगर ये आता है और ये डिकोड करते हैं मूलांक और भाग्यांक, वहां पे अगर मैं कार्ड्स उठाती हूँ द सेम थिंग। अगर वो 2 नंबर, द पर्सन इज बिलोंग टू 2 नंबर और वो शायद एंजाइटी या ओवर थिंकिंग का पार्ट बनता है, तो उसके कार्ड्स भी वैसे आएंगे और आते हैं कि उस कार्ड में दिखते हैं कि स्ट्रगलिंग फ्रॉम थॉट्स, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग फेस कर रहा है पर्सन राइट नाउ, टू मच ऑफ कंफ्यूजन है लाइफ में, स्टिक नहीं, एक जगह पे वो स्टिक नहीं कर पा रहा। वन ऑफ द फॉलोवर जो है हमारे, शी इज प्रिपेयरिंग फॉर IAS ऑफिसर, उसकी तैयारी कर रही है, बट उसका डेट ऑफ बर्थ 2 है, 2 एंड समथिंग। तो कार्ड मैं उठाऊं उससे पहले डेट ऑफ बर्थ समझ में आ गया कि जो है ओवर इमोशनल सेंसिटिविटी, बट कंफ्यूजन बहुत है लाइफ में। फिर चलो तब तो रिप्लाई नहीं दिया, पर जब कार्ड्स उठाए कार्ड्स भी वही दिखा रहे हैं
एंड व्हेन आई सेड कि भाई आप ये चीजें फेस कर रहे हो, वो कह रही है हाँ. एंड रिपीटेटिवली द फॉलोअर सेंड्स कि मैम मैं ये कर रही हूँ, पर अब मुझे लग रहा है क्या मैं कर पाऊंगी, क्योंकि ट्रस्ट अपने आप पे वो भरोसा नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं, कंफ्यूजन हो जाता है. कंफ्यूजन. अब मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, सही जा रहा हूँ नहीं जा रही हूँ, आगे आधे रास्ते पहुंचने के बाद रियलाइज हो रहा है यार मैं तो नहीं कर पाया, तो वो अपने थॉट में ही गुलझ रहा है. And Potential बहुत है. that is stopping of not landing on a proper. करेक्ट. एग्जैक्टली. तो यस, आप पैरेलली अब कर सकते हो. टैरोट और न्यूमरोलॉजी जो है आपको सेम रिजल्ट आपको देंगे, बस मीडियम्स अलग हो जाते हैं. ओके, नाइस थिंग टू नो. तो यश, मैंने कार्मिक डेट नंबर और मास्टर नंबर के बारे में भी बहुत सुना है. क्या वो न्यूमरोलॉजी से कनेक्टेड है या मैं कुछ कोरिलेशन बैठाऊं? आप भी बता दो. एग्जैक्टली. कार्मिक डेट नंबर और मास्टर नंबर्स ये एक न्यूमरोलॉजिकल कंसेप्ट ही है. ओके. अब बेसिकली ऐसा होता है कि अगर मैं सबसे पहले अगर मैं कार्मिक डेट नंबर की बात करूं तो कुछ 4 नंबर ऐसे होते हैं जो कार्मिक डेट नंबर बोले जाते हैं, जैसे 13, 14, 16 एंड 19. ओके. ठीक है. अब ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स का पास्ट रिलेशन है, पास्ट लाइफ का रिलेशन है. ओह. और जिसकी वजह से अभी वो पास्ट लाइफ में जो भी आपने किया है, जो गलत किया है, वो सही करने के लिए आपका जन्म हुआ है इस पर्टिकुलर डेट पे. तो आप डेट पिछले जन्म का चुका रहे हैं. एग्जैक्टली. इसलिए उसको कार्मिक डेट नंबर. ओके. जो कर्म का ऋण आपने पिछले जन्म में आपने बांधा था, कर्म की पोटली बांधी थी, वो इस जन्म में आके आपको चुकानी है. तो दैट पर्सन जनरली कीप्स ऑन सफरिंग, ऐसा बोल सकते हैं? हाँ, बोल सकते हैं. मतलब वो डिफरेंट टाइप्स के सफरिंग्स होते हैं. राइट. जिस हिसाब से आपकी डेट होती है, चाहे वो 13 हो, 14 हो, 16 हो, 19 हो, तो उस हिसाब से आपके जो कर्म है वो कर्म के हिसाब से आपको भुगतना होता है, उस हिसाब का ही आपको स्ट्रगल करना होता है. ज्यादातर हमने काफी रीडिंग्स की और मतलब एक तरीके से मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं दिन के अगर 5 रीडिंग या 10 रीडिंग भी करता हूं तो उसमें से 4 या 5 ऐसे रीडिंग होते हैं कि जो कार्मिक डेट नंबर्स होता है. ओके. और यहां जब कार्मिक डेट नंबर आता है तभी दिमाग में स्ट्राइक हो जाता है कि हाँ, ही और शी इज सफरिंग. और जब हम पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि हाँ, आपने जो जो बताया, जिस हिसाब से बताया, जो स्ट्रगल आपने बताई, वो सही है, आज हम लोग वही फेस कर रहे हैं. ओके. और उसका सॉल्यूशन भी सर उसी में छुपा है. जो स्ट्रगल फेस कर रहे हो उसी में उसका सॉल्यूशन. ओके. मैंने मेरे एक स्टूडेंट को बोलते हुए सुना था कि मैं एग्जाम में पास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरा रोल नंबर 16 है. But of course that was a sheer bahana that she was giving. नहीं, बेसिकली कार्मिक डेट नंबर सर रोल नंबर या बाकी सारे नंबर से एसोसिएटेड नहीं होता है, वो आपकी बर्थ डेट से नंबर होता है, एसोसिएटेड होता है. जी. अगर आपका बर्थ डेट के अंदर आपकी जो डेट है वो 16 है या 13 है, 14 या ये 4 नंबर 19. और या तो आप पूरी बर्थ डेट को कैलकुलेट करके जो आपका प्राइमरी नंबर आता है डबल डिजिट का, वो अगर 13, 14, 16 या 19 है तो आप कार्मिक डेट नंबर्स आपके बर्थ डेट में है. ओके. या तो बर्थ डेट या तो टोटल शुड बी अमंगस्ट दीस 4. एग्जैक्टली. एडोल्फ हिटलर कार्मिक डेट नंबर थे. ओह वाओ. इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ कि एडोल्फ हिटलर का अगर बर्थ डेट कैलकुलेट करते हैं तो 14 आता है. 14 को अगर हम सिंगल नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो 4 + 1 5. पिछले जन्म में उनको फ्रीडम मिला था और वो फ्रीडम को उन्होंने मिसयूज किया. ओके. अर्ली चाइल्डहुड देख लो. सफरिंग्स, कंफ्यूजन. एग्जैक्टली. फ्रीडम नहीं मिली. तो मतलब कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि वो जो सफरिंग्स है, वो जो स्ट्रगल है, वो स्ट्रगल के अंदर ही रास्ता है. सिर्फ और सिर्फ आपको वो स्ट्रेंथ और वीकनेस जाननी है.
अगर आप वो समझ जाते हो जी, तो आपका कार्मिक डेट जो है वो कट जाएगा। ओके, सो एक सही डायरेक्शन मिली। Exactly. अल्टीमेटली वही हुआ। एग्जैक्टली। सही है, क्या बात है। एंड व्हाट अबाउट मास्टर नंबर देन? मास्टर नंबर्स बहुत ही पावरफुल नंबर्स होते हैं। मास्टर नंबर्स टोटली 3 होते हैं, 11, 22 एंड 33। 33 रेयर ऑफ द रेयर केस में नंबर्स आते हैं। Okay. पर आप शायद सोच रहे होंगे कि बर्थ डेट तो सबकी 1 से 31 तक होती है, तो अच्छा मतलब 33 नंबर कैसे आता है? तो 33 नंबर ऐसे आता है कि अगर आपकी पूरी बर्थ डेट को प्लस करते हैं और 33 नंबर आता है तो वो आपका मास्टर नंबर। मास्टर नंबर। अब ये तीनों के 3 नंबर्स जो है वो मास्टर नंबर इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि ये ग्रांड सक्सेस लेके आ सकता है। पर एक चीज है कि भगवान आपको कुछ देता है तो ऐसे थोड़ी देगा, कुछ ले भी लेगा। वो आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ देगा। Okay. आप अगर सक्सेस होना चाहते हो, आपके पास एक चाबी है सक्सेस होने की, तो उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, स्ट्रगल्स भी आएगी। तो जितने भी लोग जिनके मास्टर नंबर्स हैं उनको स्ट्रगल भी फेस करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है और आगे जाके उनको सक्सेस मिल सकता है। मतलब काफी सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जिनका मास्टर नंबर है, तो जब मैंने उनको बताया कि क्या आपने अपने अर्ली चाइल्डहुड में या अपने एडोलिसेंस में आपने कुछ ऐसा महसूस किया है कि आपके ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है या बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, तो उन्होंने ये एग्री किया है कि सही बात है सर, कि बचपन से ही मेरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी मेरे सिर पे आ गई थी और यही रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते निभाते आज हम ऐसे लेवल पे पहुंचे हैं कि आज हमारे पास सब कुछ है। तो कैन वी से द स्ट्रगल ओनली मस्ट हैव शेप्ड देम Exactly. और कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स देयर Exactly. सक्सेस। हाँ, सो यश, हमने काफी डिस्कशन किया, मुझे तो काफी नॉलेज मिला एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी काफी नॉलेज मिला ही होगा। लेकिन इस मिस्टिज्म वाले फील्ड में क्या आप ये बता सकते हैं कि व्हाट विल बी द पर्सनालिटी या विच पर्सनालिटी नंबर विल बी द मोस्ट प्रोफिशिएंट इन दिस फील्ड? आइडियली अगर देखो सर तो एक 2 नंबर होता है जिसके पास इंट्यूशन पावर है और एक 7 नंबर होता है जिसके पास इंट्यूशन पावर है। जी, मतलब ये 2 और 7 नंबर ऐसे होते हैं कि जो अगर अकल्ट साइंस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही प्रेफरेबल होता है। मतलब अगर वो अकल्ट साइंस के बिजनेस में भी अगर वो कुछ काम कर रहे हैं तो वो भी बहुत फ्लॉलेसली हो सकता है, क्योंकि ये दोनों ही नंबर्स ऐसे हैं कि जो स्पिरिचुअल भी है प्लस इंट्यूटिव पावर जो है उनका बहुत ही स्ट्रांग होता है। और बेसिकली आप देखो, न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, टैरो रीडिंग हो, जो भी अकल्ट साइंस है उसके अंदर सबसे ज्यादा आपके पास इंट्यूशन पावर होना बहुत ही जरूरी होता है। जी, क्योंकि ऐसे ही आपको, आप अगर मान लो कि कोई एक आम बंदा है, अगर उसको 1 to 9 नंबर्स दिखा दे तो उसके लिए वो नंबर है। पर एक इंट्यूटिव पर्सनालिटी है जिसको अकल्ट साइंस में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, तो उसको वो नंबर नहीं दिखेंगे, उसके वाइब्रेशंस दिखेंगे। वेरी ट्रू। एंड तभी ही प्रेडिक्शन एग्जैक्टली प्रॉपरली हो पाएगा। एग्जैक्टली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर यश मैम, आई एम हाईली डिलाइटेड कि आप लोग यहाँ पे आए, यो टाइम अप्रोप्रिएट निकाल के आप लोगों ने मुझे और हम सबको गाइड किया, उसके लिए थैंक यू तो बहुत छोटा वर्ड होगा, बट देन टू आई एम हाईली डिलाइटेड एंड आई डेफिनेटली वुड वर्क एज पर माई, या तो बोलो डेस्टिनी नंबर या तो माई नेम नंबर, एंड आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन दैट। आई एम डैम श्योर कि हमारे काफ़ी व्यूअर्स हैं, वो भी अगर एक प्रॉपर पाथ पकड़े तो काफ़ी कुछ नॉलेज उनको एंड काफ़ी कोई आगे वाला रास्ता उनके लिए आसान हो सकता है जस्ट बाय दिस थिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर हियर। थैंक यू। Thank you.